हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 12A का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस चैप्टर से पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आप पीछे का कोई भी चैप्टर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे के किसी भी चैप्टर को आप देख सकते हैं। और बहुत जल्दी ही इस चैनल पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे आकार हम पहले ही बना लिए हैं, चित्र बना लिए हैं, क्योंकि वीडियो के बीच में अगर बनाएंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी होगी। और देखिए, मुझे जो है आर्ट बहुत अच्छा नहीं आता, मैं आपको केवल बनाने का या बनाकर समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है फिगर आप बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते होंगे, तो उस टाइप से फिगर नहीं है, हमने यहाँ पे बनाकर कल समझाने का प्रयास किया। समझिएगा, यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला हुआ है कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो यह आपका देखिए, यह खोखला अर्धगोला है। यह वाला जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह खोखला अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो बेलन देखिए, यह खोखला है और अध्यारोपित का मतलब कि इस पे रखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न में अब क्या कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी यह जो अर्धगोला है इसके व्यास की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर यह पूरा क्या है, 14 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी पूरे बर्तन की हम ऊंचाई की बात करें यहाँ से यहाँ तक लेकर, देखिए यह आपका 13 सेंटीमीटर है पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी यह जो बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए, अब यहाँ पे जब यह व्यास दिया हुआ है तो यहाँ से अगर हम कहें कि यहाँ पे जो व्यास है तो यहाँ से यहाँ तक यह त्रिज्या होगी। जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या जो है किसकी होगी, वही त्रिज्या आपका बेलन की भी होगी, ठीक है ना। तो अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, यह आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो है क्या होती है, व्यास की आधी होती है। यह 7 है तो यह भी 7 होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज़, यहाँ पे देखिए, अब यह पूरी ऊंचाई यानी बेलन और अर्धगोला सहित पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम इस अर्धगोले के केंद्र से कहें तो केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी चारों तरफ यह क्या होगी, त्रिज्या होगी। इधर भी त्रिज्या होगी, इधर भी त्रिज्या होगी, इधर भी त्रिज्या होगी। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा 13 सेंटीमीटर है। तो हम अगर यह अर्धगोले वाला भाग माइनस कर देंगे तो हमें इस बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर हम पूरी ऊंचाई में से, यानी यह बेलन और अर्धगोला सहित ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, अगर हम इसकी त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है माइनस कर देंगे तो हमें इस बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। यानी 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और यह जो है बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। किसकी ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चित्र को आप समझ गए होंगे। आइए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए देखिए, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर टोटल कितना है 13 माइनस या त्रिज्या कितनी है 7, तो 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यह बेलन की ऊंचाई हो गई। त्रिज्या दोनों की समान होगी, अर्धगोले की भी त्रिज्या वही होगी और यहाँ पे बेलन की भी त्रिज्या वही होगी। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं त्रिज्या, देखिए त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास आपका 14 है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए व्यास को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, डायमीटर बोलते हैं, तो यह 14 है। तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी हो जाएगी, यानी 14/2 बराबर 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर, यह आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। अब पूछा हुआ है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यह आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी यह वाला भाग, पूरा अंदर वाला जो भाग है, यह हमें ज्ञात करना है। तो अब बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे कि बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे, तो वह पूरा क्या हो जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी यह बेलन का और अर्धगोले का दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर अगर जोड़ देंगे
तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए दोनों को एक ही साथ ऐड करते हैं ताकि आसानी होगी हल करने में भी। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बर्तन का, हम अलग अलग न करके एक ही साथ करते हैं ताकि प्रश्न जो है छोटा होगा। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यह हो जाएगा आपका बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी यहीं पे लिख देते हैं 2πr/h प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 2πr², ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए यह इसका सूत्र होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2πr/h प्लस 2πr²। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2π यहाँ पे भी, 2π यहाँ पे भी, r यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए h और प्लस r, ठीक है ना, h प्लस r। यहाँ पे 2πr हमने कॉमन ले लिया तो r का यहाँ पे एक घात कॉमन हो गया, एक घात बच गया, 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान रख देते हैं। देखिए मान रखते हैं यहाँ से, तो मान रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे में r का जो मान होगा क्या हो जाएगा 7। यह दोनों के लिए समान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। h का मान क्या है, h का मान देखिए, यह h किसका है, h जो है बेलन का है, क्योंकि गोला में तो ऊंचाई होती ही नहीं है, तो बेलन की जो ऊंचाई है वह 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 6 और r का मान 7, ठीक है। इसी को हल कर लेना है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट गया, 22 का 2 में गुणा तो 22 दूनी 44 और 6 और 7 का गुणा होगा तो 6 7 42, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 44 का 2 में गुणा होगा तो 88 हो जाता है, ठीक है ना। 44 का 2 में गुणा होगा तो 88, 88 के 8, हासिल कितना हो जाएगा आपका, हासिल हो जाएगा आपका 8। अब 44 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है, 176, 176 और 8 हासिल जो है वह जोड़ देंगे तो 76 और 8 क्या हो जाएगा 184, ठीक है, 184, ठीक। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, माफी चाहेंगे। 22 दूनी 44 और यहाँ पे यह दोनों क्या होगा, 7 और 6 13 होगा, हम यहाँ पे गुणा कर दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यह क्या हो जाएगा आपका 13, यानी 22 दूनी 44 गुणे 13, तो इसका गुणा कर देंगे तो 13 चौक के 52, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 13 चौक के 52 के 2 5 हासिल, 13 चौक के 52 और 5 57, यानी 572। यहाँ पे हम गुणा कर दिए इसीलिए गलत हो गया, माफी चाहेंगे। 572 और यह देखिए क्षेत्रफल है तो यह किस में आएगा, सभी सेंटीमीटर में है, तो यह वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे आंसर को लिख देते हैं, देखिए 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, ठीक है। कैनवास का मतलब कि टेंट। अब यहाँ पे प्रश्न को समझिए, बोला हुआ है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक बेलन बनाया, ठीक है। इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। अब कह रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 सेंटीमीटर और 4 मीटर है, 2.1 मीटर और 4 मीटर है। तो पहले क्या नाम दिया हुआ है, ऊंचाई, यानी बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वह दी हुई है आपको 2.1 मीटर। क्या दिया हुआ है, 2.1 मीटर, यह बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, ठीक है ना। और देखिए व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, व्यास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है यह व्यास है, यह पूरा जो है दिया हुआ है 4 मीटर, यह आपका 4 मीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर यह 4 होगा तो इसी पे शंकु अध्यारोपित है, यानी ये वाला भाग भी आपका पूरा 4 होगा, ठीक है ना। यह वाला भाग भी यहाँ से यह पूरा क्या होगा 4 होगा। अगर हम आधे भाग की बात करें यानी त्रिज्या की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक की बस दूरी की बात करें
तो यह क्या होगा, यह 2 मीटर, तो यह भी त्रिज्या होगी और 2 मीटर इधर भी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी यह क्या हो जाएगा, 2 मीटर यह भी होगा, ठीक है, त्रिज्या। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, यानी यह उसकी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है ना। यह जो है यह उसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो यह कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर यह दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद ही हम उसका खर्च निकाल सकते हैं कि इसको बनवाने में कितना खर्च लगेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है बेलन की ऊंचाई। तो चलिए बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं, या बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बातें कही होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर यह दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ से, देखिए त्रिज्या हमें मिल गया। जब व्यास बोला हुआ है 4 मीटर है तो हमें त्रिज्या मिल गया, ठीक है ना। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या स्मॉल r बराबर, व्यास का आधा होता है तो व्यास 4 है तो त्रिज्या 4/2 यानी 2 मीटर हो गई त्रिज्या, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी हमें यल का मान दिया हुआ है, यल का मान 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, ठीक है। इतनी बातें हमें दी हुई हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखिए तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल कितना लगेगा, यह जो बेलन है इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इस शंकु का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तो यह पूरा जो टेंट बनाने में जो लगेगा कैनवास आपका, ठीक है ना, वह क्या हो जाएगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि पूरा देखिए किसी भी चीज़ को बनाने में, जैसे मान लीजिए यह एक तरह से घर हो गया ना, टेंट जो है घर की तरह, तो अब इसको बनाने में जो पूरा भाग है, यानी यह जो बेलन का भाग है यह भी और यह जो शंकु का भाग है यह भी, तो दोनों का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जो है क्या मिल जाएगा, हमें इस पूरे कैनवास का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, निकालते हैं कैनवास का क्षेत्रफल, या कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कर सकते हैं क्योंकि पूरा हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए कैनवास का चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय लिख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह क्या होता है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बातें कही होगी। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है πr/l, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, अब देखिए यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे सूत्र में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाई है और यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो हम पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं, इसीलिए पहले सूत्र लिख दिए हैं ताकि कॉमन डायरेक्ट हम ले सकें। यहाँ से पाई और आर कॉमन मिल गया, तो देखिए पाई और आर यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, 2h बचा, प्लस यहाँ से पाई और आर निकल गया तो यह आपका बचा यल बचा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितनी है, 2 है तो 2, ठीक है, ब्रैकेट में यच का मान है 2 तो लगाएंगे ही। यच का मान आपका कितना आया हुआ है, यच का मान है 2.1, तो 2 × 2.1 अब प्लस यल का मान 2.8, यहाँ पे हमने लिख रखा है तो 2.8, ठीक है। इसी को हल करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 22 दूनी 44 यानी 44/7, ठीक है ना, 44/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 21 में 2 का गुणा करेंगे तो 21 दूनी होता है 42 और एक स्थान पे दशमलव और प्लस 2.8 गुणा कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, माफ़ी चाहेंगे जोड़ लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 44/7 गुणे यहाँ पे देखिए 8 और 2 10 के 0, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, यानी अब इस दशमलव के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 7 से 7 कट गया, क्या आया आपका 44 आया, और यह क्षेत्रफल है और यह सभी मीटर में है तो यह वर्ग मीटर में आएगा, यानी मीटर स्क्वायर।
तो एक आंसर तो यहीं पे हो गया, क्योंकि प्रश्न में पूछा था कि स्तंभों को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक आंसर हो गया आपका 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में बोला हुआ है कि जो एक वर्ग मीटर का जो खर्च है वह 500 रुपये है। तो अब 44 वर्ग मीटर का खर्च कितना लगेगा यह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे एक वर्ग मीटर कैनवास का खर्च बराबर कितना, ₹500। अतः 44 वर्ग मीटर कैनवास का खर्च, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 44 वर्ग मीटर कैनवास का खर्च बराबर, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 44 और गुणे में 500 गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो तो पहले ही लगा देंगे, 5 चौके 20 और 2 22, यानी 22,000 हो जाएगा रुपीज़ में, क्योंकि खर्च जो है क्या होता है, रुपीज़ में आता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे दोनों आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं। पहला आंसर आपका यहाँ पे आया था 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर, और दूसरा आंसर आपका यहाँ पे है ₹22,000। ठीक है ना, यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है, जिसके आधार का व्यास 30 मीटर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है, जिसकी ₹45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको कहीं पे भी आपको खर्च की बात करता है तो सबसे पहले आपको उस आकृति का क्षेत्रफल निकालना होगा। यह आकृति आपके बुक में दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस आकृति का जो है क्षेत्रफल निकालना होगा। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे बेलन के आकार का एक टेंट है। ठीक है ना, यानी जो पूरी ऊंचाई दिया हुआ है, पूरी ऊंचाई यानी बेलन और शंकु सहित पूरी ऊंचाई 8.25 दिया हुआ है। ठीक है, अब जब पूरी ऊंचाई आपको 8.25 दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है 30 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 15 होगी, यह भी 15 होगी। ठीक है, ऊंचाई जो दिया हुआ है बेलन का वह 5.5 दिया हुआ है, और पूरी ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 5.5 मीटर और पूरी ऊंचाई 8.25 मीटर। तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जब यहाँ से पूरी ऊंचाई आपका 8.25 है और बेलन की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया हुआ है 5.5, तो अगर पूरी ऊंचाई में से यह माइनस कर दें तो हमें शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगी। यानी अगर यह माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5.5, तो यह 5 उतर जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, और 7 में से 5 गया 2, यानी 2.75 हो जाएगा। यह वाली जो ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक शंकु की, वह क्या हो जाएगी 2.75, यह शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बेलन के लिए लिख लेते हैं, फिर शंकु के लिए। यहाँ पे बेलन के लिए यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 5.5 मीटर, यह दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई बराबर 5.5 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास को हम डायमीटर कहते हैं, डी से प्रदर्शित यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो डी बराबर दिया हुआ है 30 मीटर। तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हो जाएगा 30/2 बराबर 15 मीटर, यह त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है ना, त्रिज्या क्या हो जाएगी 15 मीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए त्रिज्या 15 मीटर हो गई। यह जो त्रिज्या 15 मीटर होगी वह शंकु की भी होगी और बेलन की भी होगी। ठीक है ना, वह दोनों की होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 2.75। अब शंकु की देखिए, यह त्रिज्या दोनों के लिए समान है। हमें यहाँ पे ऊंचाई पता है तो हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, यानी यह जो यल है इसका मान हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 8.25 माइनस 5.5, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 8.25 माइनस 5.5 माइनस कर लेते हैं। तो अभी यह क्या हमने यहाँ पे माइनस करके लिख रखा है 2.5,
2.75 मीटर, ठीक है ना, 2.75 मीटर। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो यल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान आपका क्या आया, एच का मान है 2.75, तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे रूट लगा लेते हैं, 2.75 का स्क्वायर और प्लस त्रिज्या कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करके और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर और उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो देखिए 2.75 का जब हम स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, देखिए 2.75 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7.5625 हो जाएगा। देखिए गुणा आपको स्वयं करना है, क्योंकि अगर वीडियो के बीच में हम आपको गुणा करके दिखाने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सारी चीज़ें आती होंगी, तो यह गुणा आपको खुद करना है। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो यह रूट में हो जाएगा आपका, जोड़ने के बाद 232, देखिए 225 और 7 232.5625, 5625। हमें यल का मान चाहिए। अब यल का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से जब इसका हम वर्गमूल लेंगे इसका, तो यह हो जाएगा आपका 15.25 और सभी मीटर में है तो यह भी मीटर में आ जाएगा। तो यह तो आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको क्या निकालना, क्या पूछा हुआ है, देखिए ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है जिसके आधार का व्यास ऊंचाई दिया हुआ, यह एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा है जिसका आधार समान है, जिसकी ₹45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगवाने वाले कैनवास का खर्च। तो अब यहाँ पे जो यह कैनवास लग रहा है इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कैनवास का कुल क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, कुल क्षेत्रफल बराबर, देखिए कैनवास का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यह जो बेलन वाला भाग है इसका क्षेत्रफल और प्लस शंकु का, इन दोनों का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही कैनवास का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। कैनवास मतलब इस टेंट को बनवाने में, या जो टेंट के आकार का दिख रहा है इस टेंट को बनवाने में कैनवास मतलब जो कपड़ा लग रहा है, ठीक है ना, वह कितना लगेगा। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, यह बेलन का क्षेत्रफल निकालने इस पूरे भाग का और इस शंकु का निकालने और दोनों को जोड़ दें तो वह क्या हो जाएगा, कैनवास का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम एक ही साथ दोनों काम कर रहे हैं। देखिए कैनवास का कुल क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसका सूत्र होता है 2πRh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बातें कही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πRL, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अगर कॉमन लें तो 2πRh और πRL, तो हमें पाई और आर हमें कॉमन मिल रहा है दोनों में। देखिए यहाँ भी पाई आर और यहाँ भी पाई आर, तो हम चलिए कॉमन ले लेते हैं, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से एच बचा और यहाँ से यल बचा, तो एच प्लस यल, ठीक है ना। मान रख देते हैं यहाँ से, देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का मान आपका 22/7 गुणे आर का मान क्या है 15 है, ठीक है ना, आर का मान 15 गुणे यच आपका क्या है, यहाँ पे ऊंचाई देखिए यच कौन सा है, देखिए यच जो है बेलन का है तो उसका मान रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ऊंचाई जो है बेलन की कितनी है 5.5, तो यहाँ पे 5.5 प्लस एल यानी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई आपकी अभी हम लोगों ने निकाला 15.25, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी 330 हो जाएगा, या बटे में 7। देखिए 15 का गुणा 2 में, 15 दूनी 30 की 0, 3 हासिल, 15 दूनी 30, 3 33 बटे में 7। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जब इसके नीचे 5.5 रखेंगे, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह तो 5 रहेगा ही, और यहाँ पे 5.5 तो यह 5 और 2 7 हो जाएगा, यह 5 और 5 10 हो जाएगा, और 1 और 1 हासिल 2, और यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है तो दशमलव, यानी
7.5 हो गया, ठीक है ना, 20.75। अब यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको 33 करेंगे या 0 एक इधर इसके साथ गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 207.5 और बटे में 7, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए हम 7 से इसमें भाग देते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं पहले। तो 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया 6, 67 हो गया, 7 नवा 63 और 7 नवा 63 और आपका 63 और 4 67, तो यह क्या हो जाएगा 45, 7 छक 42, फिर 3 30, तो यह कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम दशमलव के कुछ स्थान तक यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए जब हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 2h बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 × 5.5 हो जाएगा, और यह जब यहाँ पे 2 × 5.5 होगा तो देखिए 2 × 10, 2 × 10 से 11, ठीक है ना। यानी यह क्या हो जाएगा 5.5 में 2 का गुणा होगा तो 11 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 11 और यह 15.25 दोनों को जोड़ देंगे तो 15 10 25 से 26.25 हो जाएगा, यानी 330 बटे में 7 और गुणे में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, क्या हो जाएगा आपका 26.25, ठीक है ना, 26.25। यहाँ पे 2 छूट गया था, इसके लिए माफी चाहेंगे। देखिए अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 330 गुणे 26.25 और बटे में 7, ठीक है ना। अब देखिए जब 7 से इसमें आप भाग देंगे, ठीक है ना, तो यह 7 × 21 दशमलव, अब 21 26 में से 21 गया तो क्या हो जाएगा 5 होगा, और यह 2 52, 7 7 49, ठीक है, 3 35 7 5 35, यानी 3.75। 330 और 3.75 का गुणा करेंगे तो देखिए यह क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 1000, यहाँ पे 1237.5। देखिए गुणा आपको खुद करना है, क्योंकि अगर वीडियो के बीच में हम गुणा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका आ गया कुल क्षेत्रफल आ गया, यानी यह मीटर में है तो यह मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको खर्च निकालना है, दर भी पूछा हुआ है। तो 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वह 45 रुपये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर ₹45, ठीक है। तो वैसे ही 1237.5 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए वैसे ही 1237.5 या वर्ग मीटर का खर्च बराबर, तो क्या कर देंगे 45 का गुणा कर देंगे, यानी 1237.5 और गुणे 45, ठीक है ना। जब इसका गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका 556, ठीक है ना। यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा 55,687, ठीक है ना, 55,687.50, यह रुपीज़ में आएगा, ठीक है। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। देखिए प्रश्न देखने में बड़ा है, एक एक स्टेप को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। बस आपको ध्यानपूर्वक समझना है एक एक स्टेप को। तो देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि आपको क्या लेना है पाई बराबर 3.14 लेना है, ठीक है। चित्र को एक बार देखते हैं। यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे चित्र जैसा बनना चाहिए उस हिसाब से नहीं बना हुआ है, मतलब जितना साफ सुथरा होना चाहिए मैंने प्रयास किया है उसको बनाने का, ठीक है। तो आपको ध्यानपूर्वक, आपको चित्र पे कोई कमेंट नहीं करना है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है उसको समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है कि लकड़ी का एक खिलौना, यह तो एक रॉकेट है। अब यहाँ पे एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। यह बेलन है और बेलन पर शंकु अध्यारोपित है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। अब इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वह 26 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 26 सेंटीमीटर है। और जो बेलन, ठीक है ना, जो शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है, यानी यह जो शंकु की जो ऊंचाई है वह 6 है, तो टोटल 26 है और उसमें से शंकु की ऊंचाई को माइनस कर देंगे तो हमें इस बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी जो कि 20 सेंटीमीटर हो गई।
ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न में और क्या कह रहा है, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, यानी शंक्वाकार भाग जो है यहाँ पे देखिए उसका आधार का व्यास क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी उसका व्यास दिखाया हुआ है, देखिए यह 5 सेंटीमीटर व्यास दिखाया हुआ है, यानी शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक यह पूरा क्या है 5 है, 5 सेंटीमीटर यह है, ठीक है ना। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। अब देखिए बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, यानी यह जो बेलनाकार भाग है इसके आधार का व्यास यह पूरा आपका 3 है, अब इसकी जो त्रिज्या होगी 1.5 हो जाएगी। अब आपको पूछ क्या रहा है प्रश्न में, शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शंकु के लिए उसकी ऊंचाई और त्रिज्या यह सभी लिख लेते हैं। तो देखिए शंकु की ऊंचाई बराबर यहाँ पे देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर, देखिए शंकु की ऊंचाई आपको प्रश्न में भी दिया हुआ है 6, ठीक है ना। शंकु की ऊंचाई क्या दिया हुआ, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे उसकी जो त्रिज्या है वो 5 दिया, यहाँ पे व्यास 5 दिया हुआ है शंकु का, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 5/2, यानी यह हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, या उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं से हम क्या कर लें, r का मान ज्ञात कर लें स्टूडेंट्स। r का मान पता है, यल का मान यानी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कर लें, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए यल की जरूरत पड़ेगी। तो यल बराबर होता है आपका रूट में h² + r², ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो यह रूट हट जाता है, और स्क्वायर अगर यहाँ नहीं लगाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर जब करेंगे, देखिए h का मान 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और देखिए यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है, जब स्क्वायर करेंगे 2 स्थान पे हो जाएगा, यानी 6.25, दोनों को जोड़ देते हैं 36 और 6 42 हो जाएगा, यानी रूट में हो जाएगा 42.25, ठीक है ना, 42.25। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है 65 का स्क्वायर होता है, तो यह हो जाएगा 6.5, और यह किस में आएगा सेंटीमीटर में, सभी सेंटीमीटर में, तो यह भी सेंटीमीटर में। तो यह तो आ गई तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान। अब बेलन की ऊंचाई देखते हैं। देखिए बेलन की ऊंचाई यहाँ पे लिखते हैं, देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए टोटल ऊंचाई क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, और 26 में से यह जो शंकु की ऊंचाई है उसको माइनस कर देंगे तो हमें जो बचेगा वह किसकी ऊंचाई हो जाएगी, वह बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, यानी बेलन की ऊंचाई हो गई 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसके लिए व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसके लिए जो त्रिज्या होगी, ठीक है ना, इसके लिए त्रिज्या देखिए यहाँ पे त्रिज्या को हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है स्मॉल r, तो यहाँ पे कैपिटल R लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। तो कैपिटल R बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे 3/2, ठीक है ना, व्यास 3 दिया हुआ है ना, यहाँ पे उसका व्यास देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है बेलन का, तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब जब नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं नारंगी रंग से रंगे जाने वाले, नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब मैं कहूँ कि नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो यह जो शंकु है इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पे जो शंकु का आधार है, यह जो आधार है उसके आधार का भी क्षेत्रफल, और इसमें से, ठीक है ना, शंकु का क्षेत्रफल, क्योंकि जो नारंगी रंग से रंगे जाने वाला भाग है वह शंकु का ही है, ठीक है ना। वहाँ पे प्रश्न में ही बोला हुआ है कि यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, प्रश्न में ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे या तो आप इस चित्र में देख लीजिए, यह पूरा बड़ा वाला भाग है शंकु। अब हम अगर इसका हम निकाल रहे हैं, पूरे को कलर करना है, ठीक है ना, नारंगी रंग लगाए जाना है, तो हमें केवल इस भाग का चाहिए, लेकिन अगर हम यह पूरे का निकाल कर और यह वाला माइनस कर देंगे, यह वाला भाग, ठीक है ना, जो यह वाला बेलन का दिख रहा है, तो हमें इस वाले भाग का पता चल जाएगा, जो कि प्रश्न में यही पूछ रहा है,
तो इस वाले का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो केवल यह वाला भाग निकलेगा, यह वाला भाग, यह पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, और आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब यह दोनों जोड़ देंगे तो यह पूरा शंकु का क्षेत्रफल होगा। और उसमें से यहाँ पे अब देखिए यह पूरा क्या हो गया, शंकु का पूरे का हो गया, और उसमें से जब यह बेलन का माइनस कर देंगे तो हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, जिस पे रंग किया जाना है। तो यहाँ पे अब इसको लिखते हैं, देखिए शंकु का यहाँ पे लिखते हैं, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस या जो बेलन का जो आधार है वह उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ से हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए पाई आर एल प्लस, ठीक है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अब यहाँ पे शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए जब भी आधार के क्षेत्रफल की बात करेगा तो जो आधार है उसका वह एक वृत्त के आकार का होता है, ठीक है ना। तो उसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपका गोले का आधार का है, चाहे बेलन का आधार का है, चाहे आपका शंकु का आधार का है, सभी के आधार का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए बेलन की जो त्रिज्या है उसको हमने आर मान लिया है, ठीक है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो आर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमें पाई जो है कॉमन मिल रहा है, बस क्या रहा है, देखिए आर एल प्लस यहाँ से क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। मान रखने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि हम किसका मान रख रहे हैं, ठीक है ना। पाई का मान हम क्या रखेंगे, प्रश्न में बोला हुआ है 3.14, ठीक है। आर का मान, यह आर कौन सा है, शंकु का है, तो आर का मान है उसके लिए 2.5 गुणे यल का मान है 6.5 प्लस आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या है 2.5 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर का मान है 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं और हल करके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3.14, यहाँ पे इन दोनों का जब गुणा करेंगे 2.5 और 6.5 का, तो यह हो जाएगा आपका 16.25, ठीक है ना, प्लस 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, तो 6 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, 6.25 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 स्थान पे दशमलव, 2 दूनी 2.25, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए 3.14, देखिए यहाँ पे 16.25 और देखिए 6.25 में से 2.25 माइनस करेंगे तो यह 4 हो जाएगा। कैसे, देखिए 25 यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 25, यह पूरा 0 आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4। अब जब 4 और 16.25 जोड़ेंगे तो 16 4 20, 20.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, देखिए 3.14 गुणे 20.25, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 63.585 और यह क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यह तो आ गया आपका नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहा है, पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, देखिए पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब जब पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बेलन का क्षेत्रफल और उसके आधार का क्षेत्रफल, और आधार देखिए एक ही आधार है, ठीक है ना, तो उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए जैसे यह बेलन और उसके आधार का, यहाँ पे देखिए यह बेलन और उसका जो आधार है उस आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसको लिखते हैं, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह आपका क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई, और त्रिज्या भी जब यह त्रिज्या हमने क्या माना हुआ है, 2 पाई आर, और जब इसकी त्रिज्या कैपिटल माना हुआ है तो ऊंचाई भी कैपिटल लिख लेते हैं, 2 पाई आर एच। यह इसका सूत्र होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें पाई और आर कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पाई आर यह कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, पाई आर कॉमन हो गया तो यह बच गया आपका 2h, प्लस यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से देखिए एक आर तो बाहर हो गया तो एक आर बच गया। मान रख देते हैं 3.14। आर का मान देखिए, बेलन के लिए आर का मान क्या है, 1.5, 2 गुणे यच का मान है आपका 20, और प्लस आर का मान आपका है 1.5। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3.14 और 1.5 का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो अब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, या चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं, 15 चौके 60, 0 हो गया, और 15 एक कम 15 और 6 21, 2 15 यहाँ 45 और 2 47, और दशमलव कितने स्थान पे, 2 1 3 स्थान पे दशमलव, यानी 4.710। इन दोनों का गुणा किए तो यह आ गया। और यह क्या हो जाएगा, देखिए 20 दूनी 40, 40 से 41.5 गुणे में 41.5। देखिए 20 दूनी 40, ये दोनों दो का गुणा होगा तो 40 और 41.5। अब 4.710 गुणे 41.5, इसका जब गुणा करेंगे तो यह गुणा करने पर आपका आ जाएगा 195.465। और यह किस में आएगा, यह भी आपका आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आंसर आ गए, एक तो आंसर यहाँ पे आपका यह आया, यहाँ पे यह, और दूसरा आंसर यह। दोनों आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए दोनों आंसर को यहाँ पे क्या आया है, 63.585, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आंसर आया है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही दो आंसर आपको निकालने थे, ये दोनों आंसर आ गए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि एक लकड़ी के एक ठोस बेलन, यानी यह एक बेलन है और इसके प्रत्येक सिरे पर, यानी दोनों सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। ठीक है ना, यहाँ पे एक अर्धगोला खोद कर निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। अब कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी यह बेलन की पूरी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी जो यह त्रिज्या होगी 3.5, जब यह 3.5 यह भी 3.5 होगी, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यह जो वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का जो खोद कर निकाली गई है, ठोस बेलन के सिरे से जो खोद कर निकाली गई है, उसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3.5। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस उसके आधार का, जो आधार यह है, उस आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल,
ठीक है ना। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2πr/h और आधार का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह πr²। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो आधार है, एक आपका नीचे है, यह जो आधार नीचे है और एक यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसके दो आधार हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, यानी दो आधार हैं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पे या तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, यानी इसके दो आधार हैं इसलिए 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें 2π कॉमन मिल रहा है, 2πr कॉमन मिल रहा है। देखिए 2πr कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से क्या बचा, h बचा और यहाँ से r बचा, मान रख देते हैं यहाँ से। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान आपका क्या आया है 3.5, 3.5 ब्रैकेट में। अब देखिए h का मान क्या है 10 और r का मान है 3.5। इसको हल कर लेते हैं तो देखिए 7 से इसमें भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा 0.5, 7 × 35, एक स्थान पे दशमलव। यहाँ से देखिए अब यहाँ से क्या कर देंगे, जब 22 में इसका गुणा होगा तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 110 आएगा, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे यानी वह 11 हो जाएगा। ठीक है ना, या आपका क्या आएगा, वैसे आएगा यह 11.0। तो दशमलव के बाद इस जीरो की वैल्यू नहीं होती, इसका जब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 10 और 3 13, 13.5। ठीक है, 11 दूनी 22, यह गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 22 और गुणे में 13.5। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे 22 और 13.5 का, तो यह आपका आ जाता है गुणा करने पर 297 और यह क्षेत्रफल है और सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह तो आपका आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अर्धगोलाकार भाग है, ठीक है ना, एक अर्धगोलाकार भाग यह है और एक अर्धगोलाकार भाग यह है। ठीक है, तो 2 अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकालेंगे। ठीक है ना, दोनों जो अर्धगोलाकार भाग हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए जो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr²। लेकिन यहाँ पे 2 अर्धगोला बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। तो अब यह क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुणे पाई का मान आपका 22/7 और r का मान आपका है 3.5। ठीक है ना, तो वो अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। इसको हल कर लेते हैं तो इससे इसको कट करेंगे तो 0.5 और देखिए 22 में जब गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने करके दिखाया 11.0 होगा तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी पॉइंट के बाद, तो यह क्या हो जाएगा आपका देखिए 4 और गुणे 11 और गुणे 3.5, यहाँ से 11 चौक 44 गुणे 3.5। ठीक है ना, अब इसका जब गुणा करेंगे तो यह आपका गुणा करने पर हो जाएगा 154 और यह भी होगा वर्ग सेंटीमीटर में। किसमें होगा, वर्ग सेंटीमीटर में, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जब 2 अर्धगोलाकार भाग हैं तो उसके आधार का क्षेत्रफल, जो जैसे आधार का जो क्षेत्रफल होगा, जैसे यह अर्धगोला है देखिए इस टाइप से यह, तो यह जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है यह वाला भाग, यह आधार का जो क्षेत्रफल है उसको भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जब अर्धगोलाकार के आधार का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक ऊपर अर्धगोला बन रहा है एक नीचे बन रहा है, यानी दोनों के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों अर्धगोलाकार भागों के आधार का क्षेत्रफल। देखिए दोनों अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए अर्धगोलाकार के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। क्या होता है πr²। यहाँ पे 2 अर्धगोलाकार हैं तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे यानी 2 और गुणे में πr², तो यह हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है, अब देखिए r का मान क्या है आपका 3.5, r² है तो 2 बार लिख देंगे 3.5 गुणे 3.5, यहाँ पे कट किए तो 0.5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा होगा 22 और 0.5 का तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 का गुणा तो 11 दूनी 22, 22 गुणे 3.5। ठीक है ना, अब यहाँ से 22 गुणे 3.5 जब इसका गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा
यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 77। कितना हो जाएगा 77 और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने निकाला हुआ है वह प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद हमने क्या निकाला हुआ है, दोनों अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल वह जोड़कर, और उसमें से यह जो दोनों अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 297 प्लस दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 154 माइनस अब दोनों अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल यानी 77। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 297 154 में से 77 जाएगा तो यह भी हो जाएगा आपका 77। 154 में 77 माइनस करेंगे तो यह 77। अब 297 और 77 दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 14 के 4, 9 1 10 7 17 और 2 और 1 3, 374 और यह किस में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपके मन में कुछ डाउट होगा तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है इस लाइन में, देखिए प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला हुआ है, वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति में दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ, आधार की त्रिज्या और वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने क्या किया कि इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और उसके आधार का दोनों को जोड़ दिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। हमने क्या किया, फिर जो गोला है उसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन जब भी देखिए जब गोला यह है तो जो आधार उसका है यह वाला भाग खोखला होता है, यह वाला भाग क्या है खोखला होता है। ठीक है ना, जो खोद कर निकाल लिया गया यह वाला भाग जो है क्या किया गया निकाल लिया गया। तो जब निकाल लिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम उसको पूरे में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसीलिए जो है यह जो दोनों अर्धगोलाकार भाग के जो आधार का जो क्षेत्रफल था, या आधार यानी ऊपर वाला जो भाग था यह वाला भाग, उसके क्षेत्रफल को क्या किया गया पूरे में से माइनस कर दिया गया, यानी पूरा यह निकालकर सभी को निकालकर और यानी अर्धगोले का दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल, इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इन सभी को निकालने के बाद उसमें से क्या किया गया, जो आधार का क्षेत्रफल है उसको माइनस कर दिया गया है, जो बच गया वह जो है उस वस्तु का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। और इस भाग में इतना ही, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अगले भाग में हम लोग कंप्लीट करेंगे और अगले भाग में यह पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त हो जाएगा। और आई होप कि आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसा हमने प्रयास किया है। अगर फिर भी आपके मन में कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूं ताकि आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो सके। तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लगातार लेकर आऊँगा, आपके एग्ज़ाम की फुल तैयारी मैथ का करवाऊँगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।